तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था वर्ड और सेंटेंस। वर्ड्स के बारे में बताया कि इसके कंडीशन बताया कि वर्ड होने के लिए पहला 2 कंडीशन मैंने बताया था। पहला था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। उसके बाद आगे की ओर मैंने बढ़ा तो पाया कि सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स को मिलाए जाते हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। और सेंटेंस होने के लिए मैंने कुछ कंडीशन रखा। पहला था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरे नंबर पर था कि विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि उसके साथ एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप लोगों को मैंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। मैंने क्या बोला? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इस बात को आपका ध्यान देंगे, इसकी चर्चा मैं आगे इसी से मैं आगे की ओर बढ़ाना चाहूँगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसके बाद कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। आप हमेशा याद रखेंगे कि जनरली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इस स्ट्रक्चर पे बेस होते हैं, यानी कि इसका अरेंजमेंट इस स्ट्रक्चर पे होता है। यानी कि इसमें ये है सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जितने भी रेस्ट पार्ट बच जाते हैं, यानी कि रिमेनिंग पार्ट शेष पार्ट जो बच जाते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर मैं सेंटेंस के हिस्से बनाना चाहूँ, पार्ट्स बनाना चाहूँ, तो कितने हिस्से बन सकते हैं? आप कहोगे सर अभी अभी आप लोगों ने आपने बताया कि सब्जेक्ट एक बन सकता है, बाकी का जितने भी पार्ट बनते हैं वो प्रेडिकेट है, जो बच जाते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो अभी आप लोगों ने आपने बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन सकते हैं, तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैंने लिखा दे आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट, दूसरा और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की चर्चा तो आगे होगी, पहले तो मैं सब्जेक्ट की चर्चा कर लूँ। मैंने हेडिंग डाला सब्जेक्ट। अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह कौन ले सकता है, कौन बन सकता है सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है। नाउन का जैसे ही मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि नाउन किसी का नाम हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जितने भी आप पृथ्वी पर चीज़ें देख रहे हैं, वो सीन हो या अनसीन है, या दृश्य हो या अदृश्य हो, वो चीज़ नाउन कहलाता है और नाउन बन सकता है आपका सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आपको मैंने लिखा है प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इस तरीके से देम, दे। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा 2 + V1, यानी कि 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगला लिखा मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिससे आप वर्ब का चौथा रूप भी बोलते हैं। तो इसका आप हमेशा यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि 2 + V1 को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है इन्फिनिटिव। मैंने क्या लिखा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। और ये जो देखें हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसको नाम दिया जाता है जेरंड। जेरंड, इस बात को याद रखेंगे। अब मैंने उसके बाद लिखा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। आप लोगों से सब्जेक्ट का भी टाइप हो सकता है। ऐसे तो किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया, ना ही कोई बुक में सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की इतना डिटेल्स में जितना मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख रखा हूँ, और अभी लिखना बाकी है। किसी भी बुक में इतना नहीं मिलता, लेकिन आपके सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए सब्जेक्ट को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। पहला डूइंग सब्जेक्ट, आपका दूसरा है कंसर्निंग सब्जेक्ट, और तीसरा है ऑब्सक्योर सब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला हेडिंग डाला मैंने डूइंग सब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन तैयार किया है वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज एक्शन ईच कॉल्ड सब्जेक्ट। आप चाहें तो हिंदी इसको लिख सकते हैं, मैंने हिंदी नहीं लिखा क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती है अगर हिंदी में यहाँ पे लिखना चाहूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं सजेशन के रूप में देना चाहूँगा, आप माने या ना माने, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी को कम ही रिलेट करें इंग्लिश से, तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं हिंदी लिख दूँगा, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसलिए तो हिंदी के बिना तो चलेगा नहीं। तो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर लिख दूँगा। डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको समझना है सिर्फ, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझा और मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। शब्द या शब्दों का समूह जो कार्य करता हो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट यानी कि डूइंग सब्जेक्ट कहलाता है। चाहे तो सब्जेक्ट आप बोलेंगे या डूइंग सब्जेक्ट बोलें, बात दोनों एक ही है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है WHO। हु आप इसे पढ़ने की दुस्साहस न करेंगे, क्योंकि ये हु नहीं है, ये एक संस्था का नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था है जिसका ऑफिस है जेनेवा में। तो मैं आदि तो इसका जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश की सब्जेक्ट, उसमें भी सब्जेक्ट पढ़ा हूँ तो सब्जेक्ट तक ही इसका दायरा सीमित रखूँगा। तो WHO डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, घोषित करना। मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है वो डिक्लेयर। कोरोना आप जान रहे हैं एज ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्व महामारी,
जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो आप अभी अभी जान ही रहे होंगे, यानी कि WHO डिक्लेयर। मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे यहाँ पे काम किस तरह का हो रहा है, मैं बोलूँ आपसे कि एक्शन किस प्रकार के हो रहे हैं, वर्किंग यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है। आपने बोला सर आपने अभी अभी बताया डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, तो यहाँ पर वर्क वही हो रहा है, घोषणा करने का। मैं आपसे फिर पूछूं कि एक घोषणा कौन कर रहा है, कोरोना या पैंडेमिक। आपने बोला सर क्या बदतमीजी है, WHO कर रहा है। तो आपने सही पकड़ा, WHO। मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर, WHO डिक्लेयर कोरोना एज ए पेंडेमिक। WHO ने कोरोना को क्या महामारी, विश्व महामारी घोषित किया। तो घोषित करना किसने किया, WHO ने। जिसने किया वही तो आपका सब्जेक्ट है जो कार्य कर रहा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आप एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, इस डेफिनेशन को समझेंगे, रटेंगे नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इंग्लिश को किसी भी तरीके से आप रटे ना, रटोगे भूल जाओगे, आज याद रहेगा, 2 दिन बाद तक हो सकता है कि आप बहुत बड़ा तेज हो रटने में, तो 2-4 दिन तक याद रहेंगे, भूल जाओगे। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा तेज हो तो आप एग्जाम तक याद रख सकते हो, उसके बाद एग्जाम के बाद सब सुन बाटे सन्नाटा हो जाता है। तो अब बात आती है कि सर क्या करें कि हमारे माइंड में ऑटोमेटिक सेट रहे, हमेशा के लिए सेट रहे। आपको करना है विजुअलाइज, एनालिसिस कीजिए किसी भी चीज़ को, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वहाँ पे एनालाइज करना सीखिए। एनालाइज कैसे होता है सर, मैंने लिखा यहाँ पे, आप किसी चीज़ को मत ध्यान दो, एक डेफिनेशन आप अपने खुद तैयार कर लो, बस मेन पॉइंट पे आप यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने लिखा विच डज एक्शन, बस 1 2 3 वर्ड को ध्यान रखना, जो कार्य करता है, बस इतना ही ध्यान रखिए। डूइंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकता है जो कार्य कर सकता है, सब्जेक्ट वो हो सकता है जो कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर कार्य कर रहा है, डिक्लेयर एक काम हो रहा है, डिक्लेयर करने का काम WHO कर रहा है, तो WHO आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी आपको अगर हो सकता है नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप दूसरे एग्जाम्पल, मैंने 5 एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेशन लिखा और एक एग्जाम्पल लिखा और आगे की ओर बढ़ गया। आप बहुत बारीकी से यहाँ पर सीख सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, इतना डिटेल्स में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। अभी और बाकी अभी पढ़ना बाकी है सब्जेक्ट बारे में। सब्जेक्ट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, आपको भी लगता होगा सर इतना सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट तो एग्जामिनेशन में नहीं आता, मैं भी जानता हूँ नहीं आता, लेकिन आप सब्जेक्ट को समझते हैं तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं चला कि सब्जेक्ट है कौन, तो आप कैसे बनाओगे, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो। हाँ एक बात और है, आपके एग्जामिनेशन में वॉइस आता है, वॉइस वहाँ पे आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंपॉर्टेंस रोल होता है। वहाँ पे आप अगर यहाँ पे नहीं समझते हो तो वहाँ पे वॉइस नहीं बना सकते। नरेशन की बात कर रहा हूँ, नरेशन भी इसी पे बेस्ड होता है सब्जेक्ट, यानी कि मैं आपको कहूँ कि एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके चैप्टर्स हैं, उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब्जेक्ट नहीं पहचान रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करोगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को सब्जेक्ट इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। मैंने लिखा वी ऑल, वी का आप सभी जान रहे हो, सब हम होता है, ऑल का मतलब सभी, मैंने कि हम सभी। आर स्टील, स्टील का मतलब होता है अभी भी, यानी अभी तक। फाइटिंग, फाइट का मतलब होता है लड़ना। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, या से। कोविड-19 आप समझ रहे हैं कि एक डिजीज है, इसका ट्रांसलेशन होगा हम सभी अभी भी कोविड-19 से लड़ रहे हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बात हमेशा याद करूँ, मैं इसका हिंदी क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि हिंदी यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ा, जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे हिंदी पढ़ाऊँगा। जैसे ही आप टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे हिंदी इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट सीख रहे हो, सब्जेक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको। तो चलिए मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पे काम किस तरह का हो रहा है। आपने बोला कि फाइटिंग, लड़ने की काम हो रही है सर, तो लड़ना यहाँ पे वर्ब हो गया। मैं बोलूँ कि इस एक्शन को कौन कर रहा है, कोविड-19 कर रहा है, या वी ऑल, या सिर्फ वी या ऑल, कौन, दोनों, वी ऑल साथ है, तो वी ऑल। आपने बोला वी ऑल कर रहा है, यानी कि हम सभी कर रहे हैं लड़ने के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया सब्जेक्ट। वी ऑल आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। चलिए मैं आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहा हूँ। मैंने लिखा था ऊपर में अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक शब्द भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, और शब्दों का समूह, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। मैंने लिखा है उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है यू, सी एंड आई। आप लोग सर इस तरह से 3 प्रोनाउन को लेकर के आप अरेंज किए हैं, तो ये कैसे होता है, तो आपको जैसे ही प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे इसका अरेंजमेंट पढ़ाया जाएगा कि एक से अधिक अगर प्रोनाउन आ जाए तो उसका अरेंजमेंट किस तरह होना चाहिए।
दो चीज़ की जानकारी प्रोनाउन में होगा। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने लिखा यू सी एंड आई, यानी कि तुम, वह और मैं, आर गोइंग टू, क्या इसे प्रोनाउंस करोगे? दिल्ली। बिल्कुल दिल्ली तो सही है, लेकिन आप हिंदी सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं, तब उस वक्त अगर हिंदी के साथ अगर ये आ जाए तो आप उसका दिल्ली उच्चारण करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आप बोल रहे हैं यू सी एंड आई, आप बोल रहे हैं इंग्लिश में आर गोइंग टू, इसका मतलब क्या बोलेंगे? दिल्ली ही। दिल्ली आपका भी गलत हो जाएगा, आप इसका प्रोनाउंस करेंगे दिल्ली, 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 ऐसे दिल्ली। यू सी एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। मैं आपसे पूछूं कि किस तरह का वर्क हो रहा है भाई? आपने बोला कि सर यहाँ पे जाने की काम हो रही है, तो ये आपका वर्ब हो गया। मैं बोलूँ कि जाने का काम कौन कर रहा है? सिर्फ यू कर रहा है या सी या आई? आप लोग सब तीनों कर रहा है, तो तीनों आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब चौथा एग्जाम्पल की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा। मैंने लिखा नेहास वुड बी हस्बैंड इज कमिंग हियर टुडे। इसका मतलब हुआ कि नेहास, एक बात हमेशा याद रखेंगे, किसी भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ता है तो उसका मतलब हो जाता है उस चीज़ के का, यानी कि उस पर पोजीशन हो जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है। यानी कि मैंने लिखा नेहास, इसका मतलब हुआ नेहा का, राम्स राम का, फादर्स पिता का, इस तरीके से। तो मैंने लिखा नेहस। वुड-बी का मतलब होता है, वुड-बी का मतलब होता है होने वाला, वुड-बी का मतलब होता है होने वाला। एक एक मीनिंग को समझते चलेंगे। हस्बैंड का मतलब होता है पति, कमिंग का मतलब आप जा रहे हैं, कम का मतलब आना होता है, हियर का मतलब यहाँ, और टुडे का मतलब आज। यानी कि इसका हिंदी आप निकालना चाहो तो होता है नेहा का होने वाला पति आज यहाँ आ रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें किस तरह का काम हो रहा है भाई? आप बोलोगे सर कमिंग, वाह भाई आने का काम हो रहा है। मैं आपसे पूछूं कि कौन आ रहा है भाई? नेहा आ रही है, कौन आ रहा है? आप बोलोगे सर नेहा का होने वाला पति आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका सब्जेक्ट बन जाए। देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा सब्जेक्ट। शायद आप पढ़े होंगे या ना भी पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने फर्स्ट में एग्जाम्पल लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी यस्टरडे। इसका मतलब हुआ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं आपसे पहले पूछूंगा कि किस तरह का काम हो रहा है? आपने बोला सर हेल्प, मदद करने का काम हो रहा है, तो ये आपका वर्ब हो गया। अब मैं बोलूँ आपसे कि मदद कौन कर रहा है? फ्रेंड्स कर रहा है या उनमें से एक कर रहा है? कौन कर रहा है? फ्रेंड्स कर रहा है? नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ कि मेरे दोस्तों में से, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक ने कल मुझे मदद किया, यानी कि वन है आपका यहाँ पे, वन यहाँ पे आपका ये इस वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन है, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक वन आपका सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हूँ, आप इतना बात ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। मैंने लिखा फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता कीजिए, फाइंड आउट का मतलब होता है पता कीजिए। क्या पता करना है भाई? पता करना है आपको व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज हैपनिंग। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ कि किस तरह का वर्क हो रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, हु इज डूइंग दैट वर्क, और उस काम को कौन कर रहा है। अगर जो भी जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है आप उसका हिंदी नोट करते चलेंगे। मैंने पहला बोला व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज हैपनिंग, इसका मतलब हुआ कि किस तरह का काम हो रहा है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हु इज डूइंग दैट वर्क, उस काम को कौन कर रहा है। अगर आपका हु इज डूइंग, मैंने यहाँ पर लिखा हु इज डूइंग, कौन कर रहा है, आप अगर सेंटेंस में आप पता कर लेते हो कि किस तरह का काम हो रहा है, उस काम को कौन कर रहा है, हु इज डूइंग, मैंने इसको हाईलाइट किया, हु इज डूइंग यानी कौन कर रहा है। अगर इसका आंसर मिल जाए तो वही तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, वही तो आपका सब्जेक्ट बनेगा। 2 पॉइंट मात्र याद रखना है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज हैपनिंग, हु इज डूइंग दैट वर्क। ये 2 चीज़ आप याद रखते हैं, यानी कि सेंटेंस में 2 बातें आप पता कर लेते हैं। मैंने लिखा फाइंड आउट, पता कीजिए, 2 बातें आप पता कर लेते हैं सेंटेंस में, तो आप ऑटोमेटिक आप सब्जेक्ट के पास पहुंच सकते हैं। और नीचे मैंने लिखा है यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है djannat.com, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए।
और आपको शेयर करने में किसी तरह का कोई बैलेंस नहीं लग रहा है।